हेलो गाइस, वेलकम टू शेड। मैं आपका संकल्प। और गाइस चलो चलाते हैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र। गाइस ब्रह्मास्त्र का आज एक अलग चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिक पहला एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कह लो कि यार करंट, अब बहुत ज्यादा करंट होता क्या है इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज करंट और करंट से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स हमें पढ़ने हैं वो आज हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस इलेक्ट्रिक करंट, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मैं बात करना चाहता हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट एंड डेल्टा क्यू ऑफ द चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल t से t प्लस डेल्टा t, देन I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। सर वो सब तो ठीक है, बट सब फीलिंग नहीं आई। फीलिंग के लिए मैं हूं ना, डोंट वरी। देखो गाइस, करंट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हाउ कुड आई डिफाइन द करंट, कि अगर सपोज करो मैंने बोला कि एक अपने पास एक वायर है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा वायर बना लेता हूं मैं, और इसमें करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो एक वायर है और इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में इसके किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक सेकंड में इसके किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में 2 कूलाम चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि किसी वायर में करंट 2 एम्पियर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम चार्ज फ्लो होगा। तो ठीक है, अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक वायर है जिसमें करंट I है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। सर एक सेकंड में I कूलाम फ्लो होगा, जैसा कि आपने बताया। तो 2 सेकंड में कितना होगा, 2I, 3 सेकंड्स में 3I, 4 सेकंड्स में 4I और T सेकंड्स में IT। तो Q बराबर मैं यहां से लिख सकता हूं TI। तो यहां से I का फॉर्मूला देखो जो आ गया हमारे पास, जो लिखा है Q बाय T, एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट। गाइस आपको पता होगा कि करंट की जो डेफिनेशन होती है वो एम्पियर होती है, और इतने पे बेस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो तुमसे बोल दे कि ये बताओ कि एक हीटर वायर है जिसमें 2 एम्पियर करंट 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है, तो बताओ उसमें कितना चार्ज सप्लाई हुआ। तो 2 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एक सेकंड में 2 कूलाम चार्ज, तो 10 मिनट में निकाल लोगे चार्ज, और उसको सिंपल से मुझसे इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो क्योंकि क्यू बराबर नहीं होता है। बहुत सारी चीजें तुमसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, अब गाइस देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि मैंने तुमसे बोला कि सपोज करो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशंस। तो मान लो ये मैंने बोला एक अपने पास कंडक्टर है, उसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इस कंडक्टर के अंदर जिगजैग मैनर में बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तेज रफ्तार से मूव कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ, हमें ये समझ में आया कि यार बताओ ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है बट दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी लाइक अ, मतलब कैसा बर्बाद कर रहे हैं अपनी एनर्जी। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इनकी एनर्जी को यूज में लाने के लिए मैंने क्या किया, इस कंडक्टर से एक बैटरी को जोड़ दिया। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी, और ये वाला जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला टर्मिनल जो होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जब मैंने बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा, ये बैटरी अपने इसके अंदर क्या डेवलप कर देगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक ऑपोजिट फोर्स लगने लगेगा। तो जो जिगजैग मैनर में मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, जब उनपे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा तो आपस में कोलिजन्स होंगे, एक तो सुनामी टाइप की आ जाएगी, और सुनामी के बाद एक बहुत अच्छा फिनोमेना देखने को मिलेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, फील करो कि अगर कहीं पे सुनामी आ गई, सारी चीजें एकदम से अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन जब सुनामी की वेव गई तो सब पानी के बहाव में धीरे रफ्तार से मूव करते हुए दिखेंगे, एंड जिस रफ्तार इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो डेफिनेशन भी ऐसी लिखी हुई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगे, दिस रफ्तार इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गाइस समझ में आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन इतनी ध्यान रखो। अब अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपली मैं ये यूज करूंगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो अगर मैं u की बात करूं तो u जीरो होगा। काय को? सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? क्योंकि बिकॉज बच्चों इलेक्ट्रॉन जो था वो जिगजैग मैनर में मूव कर रहा था। तो अगर इलेक्ट्रॉन जिगजैग मैनर में मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और एक्सेलरेशन बराबर मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन मास इंटू टी। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स को मैं लिखूंगा E इंटू एम, ई इंटू ई बाय एम इंटू टी, और टी को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ई बाय एम इंटू टाउ। गाइस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऊपर लिखा भी है। एंड टाउ क्या है? व्हाट इज टाउ? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपस में इलेक्ट्रॉन्स के दो कोलिजन में जितना जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है गाइस, प्लीज इसको मिस नहीं करना। ये छोटी छोटी चीजें, ये डायरेक्ट डेरिवेशन, बिल्कुल डायरेक्ट इस पे 20 सवाल बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक सबसे ज्यादा बोर्ड्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया देख लो डेरिवेशन, देख लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प कर देता हूं इसमें। ठीक है, तो हमें रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका, इजी तरीका बताता हूं। I इज इक्वल्स टू Q बाय T होता है। ठीक है, डेरिवेशन लिखा भी है बट इससे भी स्मार्ट तरीका बताता हूं। I इज इक्वल्स टू Q बाय T होता है। तो मान लेते हैं ये अपने पास एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इसके अंदर अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ l है। इसका लेंथ l है। तो मुझे गाइस सिंपल सी बात बताओ, मुझे एक बहुत फंडामेंटल बात तुमसे जाननी है कि अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज निकालना है टोटल, तो टोटल चार्ज क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n इंटू al। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इस पे चार्ज कितना होगा? NaL इंटू ई। समझ में आया? 1 मीटर क्यूब में अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे? n इंटू a इंटू l, और टोटल चार्ज क्या होगा? NaL इंटू ई। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, I इज इक्वल्स टू, मैं NaL अपॉन टी लिख दूं, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो यहां से डायरेक्ट डेरिवेशन प्रूव हो गया। कैसे? अपॉन टी लिख दिया और इसको मैंने v मान लिया, तो I इज इक्वल्स टू आ गया NEA, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, I इज इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है गाइस, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई डू प्रिफर कि प्लीज गाइस तुम लोग इसको मिस नहीं करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको श्योर इसको इस पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। उसके बाद क्या आता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है यार कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यार मैं तुमको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। इसको समझने के लिए हम अगर इससे पहले एक ओम्स लॉ समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ओम्स लॉ का एक तुम बचपन से यार हम सबको पता होता है कि ओम्स लॉ का डेफिनेशन होता है, ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, हमने पढ़ा है बचपन से कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन ओम्स लॉ इससे डिराइव नहीं है। जो बेसिक ओम्स लॉ है वो होता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। तो J बराबर सिग्मा E। ठीक है, और सिग्मा जो है दिस इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रो इंटू ई। ध्यान से सुनना, इंटू ई लिख लिया। अब देखना V इज इक्वल टू आई आर मैं डिराइव करने जा रहा हूं, बहुत कम जगह मिलेगा। J को मैं पुट कर सकता हूं I अपॉन A इज इक्वल्स टू
1 अपॉन रो, और ई को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बाय एल, क्योंकि V इज इक्वल टू ईडी होता है, तो आई ई को लिख सकता हूं V बाय एल। तो गाइज अगर मैं ए को ऊपर भेज दूं तो आ जाएगा V बाय रो एल ए को यहां नीचे ले आऊं तो आ जाएगा V अपॉन रो एल बाय ए। और ये जो ये अलग से टर्म आया है ना रो एल बाय ए, इसी को मैंने बोला दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये जो रो है दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं गाइस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये जो रो है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है बेटा वो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ को बढ़ाओगे एरिया को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो लेंथ एरिया पे कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। और हालांकि एक चीज पे और डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि RT इज इक्वल्स टू, याद रखना, R नॉट, इस पे बेस न्यूमेरिकल बस डायरेक्ट आ सकता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये याद रखना, R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, where alpha is the temperature coefficient, ठीक है गाइस। तो डोंट मिस इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये गाइस मिस नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी, जैसा मैंने तुम्हें बताया, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रो। अभी मैंने तुम्हें बताया कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रो, जैसा कि सिंपल है कि भाई 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी करोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज मूव टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द एनर्जी ऑफ वर्क डन बाय टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यार एक बड़ा सिंपल सी बात है कि पूरे चार्ज को, जो वायर में बिल्कुल चुपचाप चार्ज पड़ा हुआ है, उस पूरे चार्ज को, अगर मान लो मैंने तुमसे बोला, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूं तुम्हें, कि सपोज करो ये बैटरी है, ठीक है, और ये पूरा वायर है, इस पे कुछ मैं रास्ते में बल्ब लगा दूंगा, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस वायर में अगर एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है गाइस पूरे रास्ते, तो ये आसान काम है क्या? ये आसान काम है क्या कि पूरे इलेक्ट्रॉन को उठा के जो आराम से जिगजैग मैनर में मूव कर रहा था उसको पूरे सर्किट में घुमा देना? तो सिंपल सी बात है, बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है बेटा, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी। द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज Q इंटू वी। तो क्यू वी अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज Q इंटू वी। तो मैं Q को पुट कर सकता हूं, अगर I करंट T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है तो Q को मैं पुट कर सकता हूं IT इंटू वी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और वर्क डन का फॉर्मूला भी यही है और एनर्जी सप्लाइड का भी फॉर्मूला यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड। और VIT को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर को मैं क्या लिख सकता हूं गाइस? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को मैंने क्या लिख लिया? VIT अपॉन T, TT कैंसिल, पावर इज इक्वल्स टू VI। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर I को मैं V बाय R पुट कर दूं तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बाय R, और अगर मैं V को IR पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R। तो पावर सप्लाइड का भी फॉर्मूला, दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक V स्क्वायर बाय R और एक I स्क्वायर R। एक V स्क्वायर बाय R और एक I स्क्वायर R। तो प्लीज 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 डोंट मिस इट इन एनी सिनेरियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जो भी मैंने तुम्हें बताया कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और V स्क्वायर बाय R, और पावर तुम्हें पता है 1 हार्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट, ठीक है। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन पे कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में सर्किट्स पे आऊंगा कि कैसे कैसे सर्किट्स आते हैं, किरचॉफ्स लॉ और ये सब चीजें अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद एक आता है रेजिस्टेंस निकालने का तगड़ा तरीका, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो यार ये टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, इसके लिए एक सिंपल सा कोड होता है। वो कोड होता है, याद है किसी को? क्या होता है कोड? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इतना याद रखना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और यहां पे गोल्ड सिल्वर इतना अलग से याद रखना। गोल्ड 10 की पावर -1, सिल्वर 10 की पावर -2, टॉलरेंस 5, 10 और 20, ठीक है। अब इसमें भी सवाल कैसे आते हैं? अब अक्सर बीबी रॉय में लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले ब्लैक था ब्लू, तो सबसे डार्केस्ट जो होगा सबसे पहले होगा। सबसे डार्केस्ट कौन होता है? ब्लैक। ब्लैक से हल्का क्या होता है? ब्राउन।
रेड, ऑरेंज, येलो, येलो से हल्का क्या बनता है ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर व्हाइट। ठीक है, अब इस पे बेस सवाल कैसे बनते हैं? इस पे बेस सवाल बनने के लिए गाइस बहुत सिंपल से सवाल बनते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला कि सपोज करो ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस पे 3 कलर के बैंड्स बने हुए हैं, 4 कलर, 1 2 3 और एक थोड़ा दूर बना हुआ है 4, और मैंने लिखा रेड, ब्राउन, येलो और सपोज करो सिल्वर। ऐसे 4 बैंड बने हुए हैं तुम्हारे रजिस्टर पे। तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो। कैसे? रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो मैं कैसे बताऊंगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेड, रेड क्या होता है 2, फिर ब्लू, ब्लू क्या होगा 6 इनटू वाई येलो, येलो यहां है और येलो के करस्पॉन्डिंग क्या है 10 की पावर 4 प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर में टॉलरेंस कितनी होती है 5 प्लस माइनस 5%। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। समझे? सिंपल सा ट्रिक है दोस्त। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई ले लो, बोर्ड्स ले लो, कहीं पे भी ले लो, भरमार होती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो इनको मिस नहीं करना गाइज। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है गाइज। आप सबके प्रैक्टिकल्स में आप लोग कहीं ना कहीं बिजी हो, तो हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखना है। दैट्स व्हाई मैं स्लाइड्स मोड में आया। लेकिन एक बार मैं तुमको पूरे टॉपिक्स पे ब्रशअप दे दूंगा ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो और तुम सारी चीजों को एक बार क्विक रिव्यू करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज दिस इज द एंड ऑफ स्लाइड शो एंड गाइज आई होप आज जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक छोटा लेक्चर है, इसको अच्छे से देख लो। कल फिर मिलेंगे इसी के आगे कंटिन्यूएशन में। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहो, दबा के पढ़ते रहो। शेड इज ऑलवेज विद यू। जय हिंद।